हेलो एंड वेलकम बच्चों टू फॉरेन एक्सचेंज रेट के सेकंड क्लास में और सेकंड लास्ट क्लास में भी सभी का स्वागत है। आओ सबसे पहले आओ गला साफ करें, कुछ कुछ पोर्शंस रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। आओ, फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल द foreign currencies and claims on them in the form of bank deposits, checks, cards, etc. payable in those currencies. वापस से आओ, सब ट्राई करना बोलने का। Foreign exchange refers to all the foreign currencies and claims on them in the form of bank deposits, checks, cards, etc. payable in those currencies. नेक्स्ट अपने आते हैं FER का फुल फॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रेट। चैप्टर का ही नाम है ये तो। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। एक करेंसी को अपने दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। ये कैसा मार्केट है जहां बाइंग एंड सेलिंग होता है फॉरेन करेंसीज का। सिंपल बता सकते हो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होता है? 5 थे। सबसे पहले इंडिविजुअल्स, फिर फर्म्स, फिर गवर्नमेंट, एकदम मत बोलना, सेंट्रल बैंक, और कौन से बैंक? कमर्शियल बैंक्स। एक और बीच में कोई आता था, ब्रोकर्स। तुम लोगों को तो लिखाए थे एक्सप्लिसिटली, गवर्नमेंट मत बोलना। लिखा करो तुम लोग, लिखा करो यहाँ पे। जो लिखाते हैं ना हवा में उसको मत दिया करो कोई भी, कि तो इजी है, समझ में आ गया है, घंटा समझ में आया है। चलो आओ फटाफट सिस्टम्स में आते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। नाम याद है? फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड। डर्टी कौन सा था? फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज, तीनों ही आ गया। मैनेज्ड, मैनेज्ड इज डर्टी। तो क्लीन कौन था फिर? क्या नाम था? फ्लेक्सिबल। तो फिक्स्ड का नाम क्या था? पेग्ड। फिक्स्ड इज ऑल्सो कॉल्ड पेग्ड, फ्लेक्सिबल इज ऑल्सो कॉल्ड क्लीन फ्लोटिंग, एंड जो लास्ट में मैनेज था उसमें डर्टी फ्लोटिंग। आओ इसका भी डेफिनेशन रिवाइज करें, फॉलो करना। फिक्स्ड का बात करेंगे। Fixed exchange rate system refers to a system in which the exchange rate, the foreign exchange rate, is officially fixed by the whom? By the government. By the government. That's it. बस खत्म। By the government. Next आओ flexible में। Flexible exchange rate system refers to a system in which the exchange rate is determined by the MFDS, by the market forces of demand and supply. Simple. And there is no intervention by the central bank. There is no intervention by the central bank. Last क्या था अपना? Fixed, managed. Managed exchange rate system refers to a system in which the exchange rate is determined by the market forces of demand and supply, but government नहीं आएगा, but is also influenced, लिखाए थे manipulated, क्या? But is also influenced by the central bank. चलो ओके, फिक्स वाले में गवर्नमेंट आएगा, फिक्स करता है गवर्नमेंट। अच्छा ये वाला पार्ट तो हो गया था। आओ बच्चों, फ्लेक्सिबल मैनेज अपने ढंग से पढ़ चुके हैं, पहले फटाफट मार्क कर लेते हैं। आओ, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के केस में क्या है? वैल्यू ऑफ करेंसी, वैल्यू ऑफ करेंसी फ्लक्चुएट करता है फ्रीली। आओ, डिटरमिन कौन करता है इसको? मार्केट डिटरमिन करता है, मार्केट। और किसके किसके बीच में इंटरैक्शंस होता है? बैंक्स हो गया, फर्म्स, अदर इंस्टीट्यूशंस, वो पांचों चीज जो पढ़े थे उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उस कारण ऊपर नीचे वैल्यूज होगा। नेक्स्ट, ये देखना,
एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, द अदर इज सिस्टम। अगर एमसीक्यू में पूछे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, यहां क्लीन या डर्टी कुछ मत बोलना, यहां पे क्या बोलेंगे अपने, फ्लोटिंग एक्सचेंज। बच्चा लोग हॉरिबली गलत हो जाता है यहां पे। पहले वाले में लिख लो भैया, सिस्टम का बात नहीं कर रहा, पहले वाले में रेट का बात किया जा रहा है, वहां पे फ्लोटिंग बोलेंगे। फ्लोटिंग मतलब तैरता है, ऊपर नीचे तैरता है बस। पर अगर आ जाए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसको अपने को पता है ऑलरेडी, बोलेंगे क्लीन फ्लोटिंग। वी कॉल इट क्लीन फ्लोटिंग। क्यों बोलते हैं, अपने को पता है, नो इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक, नो इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक। चलो मैनेज्ड में आओ। मैनेज्ड को बोल सकते हैं अपने क्रेम डेला क्रेम ऑफ बोथ द यूनिवर्सेस। क्रेम डेला क्रेम तुम लोगों को वर्ड बताए थे पहले हम बैंकिंग चैप्टर में। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तुम लोगों को बताए थे वहां पे करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और एफडी वाले केस में, कि सेविंग्स अकाउंट कंटेन्स द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। करंट अकाउंट का भी और एफडी का भी पार्ट्स आता है उसमें। वैसे मैनेज में भी दोनों का पार्ट्स आएगा, मार्क कर लो। मैनेज्ड हाइब्रिड है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल का। इस सिस्टम को अपने, जैसा मैंने बताया हुआ है, डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। क्यों? बिकॉज यहां पे इंटरवेंशन होता है बाय द सेंट्रल बैंक। कोई प्रॉब्लम? यहां पे इंटरवेंशन होता है बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कैसे इंटरवीन करता है, कैसे इंटरवीन करता है, यहां लिख लो हाउ। कैसे इंटरवीन करता है, वो बताए थे क्या लास्ट डे, कि कैसे ऊपर नीचे जाता है? तो मैं वापस से बता देता हूं। बस फिक्स्ड में क्या था, एक पर्टिकुलर वैल्यू में फिक्स रखना था उसको। मैनेज्ड में क्या होगा, एक बैंड में, एक रेंज के अंदर उसको फिक्स रखना है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, बैंड है अगर $1.50, $1.20, ये बैंड है अगर, तो इसके बीच में खेला कौन खेलेगा, MFDS, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितना खेलना है खेलो, एज लॉन्ग एज यू आर बिटवीन ₹20 to ₹50। पर जैसे ही इसके ऊपर पहुंच जाओगे, पहला बात बताओ, अगर इसके ऊपर पहुंच रहे हैं, कौन सा करेंसी स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है, देख के बताओ। डॉलर स्ट्रॉन्गर है, यस। डॉलर स्ट्रॉन्ग पड़ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, एंड रुपीज वीक पड़ जा रहा है। तो अब आरबीआई क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। आरबीआई आर्टिफिशियली मैन्युपुलेटेड मैनर में आरबीआई किसको स्ट्रॉन्ग बना देगा, रुपीज को, और किसको वीक बना देगा, डॉलर्स को। हाउ कैन इट डू दिस? आरबीआई डॉलर्स को सेल कर देगा, भारी मात्रा में डॉलर्स को सेल कर देगा। जितना लोगों को डॉलर्स नहीं चाहिए उससे ज्यादा सेल कर देगा। सेल करेगा मतलब डॉलर्स का सप्लाई बढ़ गया कि घट गया, सप्लाई बढ़ गया डॉलर्स का, बस जैसे लास्ट क्लास बताए थे, अंदर घुसा देगा इसको इस बैंड में। वैसे ही अगर इन लोग जो खेला खेल रहे हैं, खेलते खेलते ये लेवल ब्रीच हो गया, मतलब बताओ क्या हो रहा है, रुपीज स्ट्रांग हो जा रहा है, रुपीज इज गेटिंग वेरी स्ट्रांग एंड डॉलर वीक पड़ जा रहा है। तो इस बार रुपया स्ट्रांग हो गया और डॉलर्स वीक हो गया। रुपीस का सप्लाई कम नहीं हो सकता, बिकॉज एक बार जो नोट्स बना चुका है वो तो नोट्स बन चुका है ना। तो जब ये खरीदता है बाकी लोग से इसमें खरीदेगा, हम लोग क्या आईएनआर देगा उन लोग को, हाँ आईएनआर, क्योंकि आईएनआर का ही तो बादशाह है आरबीआई। यहां पे वो इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, मतलब क्या, वो रुपया को स्ट्रांग बनाएगा और डॉलर्स को वीक बनाएगा। नहीं, गलत लिखे, उल्टा, नहीं रुको, वो सही तो है, सही तो है।
रुपया स्ट्रांग है, डॉलर्स वीक है, तो यहां पे वो डॉलर को खरीदेगा। तुम घुमा दिया मेरे को, तुम बोला कि आईएनआर, ओह सही बोला तुम। वो ना बीच में बोलता है ना ऐसे, तो वो फ्लो टूट जाता है। तो वेट फॉर मी टू फर्स्ट कंप्लीट, जो डाउट्स है पूछो। यहां पे वो क्या करेगा, फिर डॉलर्स को खरीदेगा, डॉलर्स का वो डिमांड बढ़ाएगा। डॉलर्स का डिमांड बढ़ने से डॉलर्स फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। स्ट्रांग हो जाएगा ना, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा इसको, जब तक ये अंदर ना घुसे। अनीश क्लियर है? क्रिश क्या पूछना है पूछो इसमें। चलो ठीक है, आओ। यही लास्ट क्लास अपने देखे थे कि सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है कैसे, क्या करता है वो बाई करेगा या सेल करेगा फॉरेन करेंसीज। बाई करेगा या सेल करेगा फॉरेन करेंसीज। उसका एम हमेशा क्या रहेगा कि एक्सचेंज रेट को, यहां मार्क कर लो, एक्सचेंज रेट को विद इन लिमिट्स रखे। एक्सचेंज रेट को विद इन लिमिट्स रखे। इलस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, इसको घर पे पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे बहुत कम रेंज है, बहुत छोटा रेंज है। कहां से कहां तक जा रहा है रेंज, 69 to 71। हाँ नहीं, ये ₹2 का भी बहुत हेवी डिफरेंस होता है। आज तुम लोगों को पता है, न्यूज आया था अभी, बजट वजट कोई फॉलो तुम लोग किया होगा, तो गोल्ड का प्राइसेस क्या हो गया है, घट गया है। इंडियन गवर्नमेंट क्या है, 10 से 15% कस्टम ड्यूटी कम किया है गोल्ड में। तो लोगों के पास जितना गोल्ड था ना, सबका रातों रात वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया है। न्यूज में आया कि एक दिन में 10 लाख करोड़ रुपीस घट गया रातों रात। हाँ, घट गया ना, क्योंकि अपने जो गोल्ड खरीदे हुए हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा बहुत जो भी, सब हायर प्राइसेस में था, बिकॉज गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी चार्ज करता है उसमें। अब गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी कम कर दिया, तो गोल्ड का जो रेट था वो थोड़ा और कम हो गया प्राइस उसका, तो रातों रात अपना वैल्यू घट गया है। कितना घट गया, 10 लाख करोड़। टाइम है अभी, खरीद लो, है ना। आओ, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में मत देखना एक बार, बुक में मत देखना, थोड़ा बुद्धि लगाएंगे अपने। आजकल ऐसा क्वेश्चन आना काफी स्टार्ट हुआ है, जहां तुम लोग का कॉन्सेप्ट, तुम लोग का एकदम डीपर कॉन्सेप्ट चेक करता है। आओ फॉलो करते हैं। इफ इन्फ्लेशन इज हायर इन कंट्री ए देन इन कंट्री बी, समझो यहां तक। कहां महंगाई ज्यादा है, ए में। इन्फ्लेशन कंट्री ए में ज्यादा है, मतलब यहां जो भी सामान मिल रहा होगा वो हायर प्राइस मिल रहा होगा, ठीक है। एंड द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू कंट्रीज इज फिक्स्ड। दोनों के बीच का जो एक्सचेंज रेट है कंट्री ए कंट्री बी का, फिक्स्ड है वो चीज, फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स्ड है। व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू द ट्रेड बैलेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बताओ। बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला चीज है। आराम से टाइम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझो क्वेश्चन क्या है। बी से ए में जा रहा है ना, वही तो तुम लोग से पूछ रहे हो, तो अगर आपका किसका एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, किसका बी एक्सपोर्ट्स, बी का एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, मतलब ए ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है यू मीन टू से, हाँ, तो ये inflation है। तभी तो इन्फ्लेशन नहीं होगा बाबू, इन्फ्लेशन हो चुका है। उसके बाद तुम बताओ अब क्या हो सकता है यहाँ पे। तो एक्सपोर्ट कम कर देगा, एक्सपोर्ट ज्यादा कर देगा, लेकिन ये चाहेगा कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट रहेगा। तुम बताओ पहले क्या बोल रहे हैं। ए का इंपोर्ट कम होगा, मतलब ए इंपोर्ट कम करवाएगा, मतलब बी एक्सपोर्ट कम करेगा। अगर ए इंपोर्ट कम करवाएगा तो बी एक्सपोर्ट कम करेगा। हो सकता है वो भी, आई डोंट नो, हो सकता है। उल्टा होगा मतलब क्या होगा, कौन एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा, ए एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा और बी इंपोर्ट ज्यादा करेगा। ठीक है, तुम क्या बोल रहा था, वही सेम। कौन सा वाला वही सेम, पहले वाला कि दूसरा वाला। तुम क्या बोल रहे साहस। यही होगा, अगर यहाँ पर
prices वो increase हो रहे हैं, नॉर्मल नॉर्मल रेट्स पे कुछ नहीं लाएगा वो, इन्फ्लेशन को उसको ठीक करना ही नहीं है, इन्फ्लेशन जैसा हाई है वो हाई है। बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताओ। करवाते रहे क्या करोगे? कंट्री इंपोर्ट करवाते रहेगा, मतलब कंट्री भी एक्सपोर्ट करता रहेगा। नहीं, तो हम कैसे देखो समझो क्या है, कंट्री ए के लोग डोमेस्टिक गुड्स को खरीद नहीं पा रहे। क्यों नहीं खरीद पा रहे वो? क्योंकि प्राइस बहुत हाई है। तो वो फिर कहां से मंगाएंगे सामान? कंट्री बी से मंगाएंगे, कंट्री बी से मंगाएंगे, है ना। सिंपल सा लॉजिक। आज इंडिया में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, तो हम लोग इंडियन सामान यूज ही नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बांग्लादेश या पाकिस्तान से सामान मंगाएंगे। तो कंट्री ए का इंपोर्ट्स क्या है, काफी ज्यादा हो। हाँ, कंट्री ए का इंपोर्ट्स काफी ज्यादा हो जाएगा, एंड कंट्री बी का एक्सपोर्ट्स ऑब्वियसली फिर क्या होगा, बढ़ जाए। कंट्री बी तो बेच रहा है को सामान। व्हाट अबाउट कंट्री ए का एक्सपोर्ट्स? कंट्री ए का एक्सपोर्ट्स तो कम ही होगा, बिकॉज कंट्री ए के खुद के लोग नहीं खरीदे उसका सामान, तो बी क्यों खरीदेगा फिर? इतना महंगा हो गया इसका सामान। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द, दोनों का अलग अलग कंट्रीज है जो भी यूज करें उन लोग। हाँ, यहां पे आ जाओ। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स कंट्री बी का राइज करेगा, जितना मार्क करा रहे उतना ही करना। एक्सपोर्ट्स कंट्री बी का राइज करेगा। ए क्या कर रहा है, कंट्री ए इंपोर्ट्स इंक्रीज करेगा। जो ऊपर में बनाए हैं वही सेम चीज है। तो अब रिजल्ट आ रहा है, कंट्री ए का हो जाएगा डेफिसिट ट्रेड बैलेंस, कंट्री ए का हो जाएगा डेफिसिट ट्रेड बैलेंस, नेगेटिव हो जाएगा। जो बीओपी अपने पढ़े थे ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट होता है, इसका मतलब समझ में आता है, एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट्स। लिख लो, एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट फॉर कंट्री ए। कंट्री ए एक्सपोर्ट कम कर पा रहा है पर इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर, बिकॉज उसके लोग बाहर का सामान नहीं खरीद रहे हैं, बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स आर हेल एक्सपेंसिव। तो इसका मतलब बीओपी इज नेगेटिव, बीओपी इज नेगेटिव, देयरफॉर डेफिसिट, देयरफॉर डेफिसिट। ये अपने कौन से कंट्री का बात की है, कंट्री ए का। अब कंट्री बी के तो मजे हैं, कंट्री बी में क्या हो रहा है, कंट्री बी में हो रहा है सरप्लस ट्रेड बैलेंस। यहां पे लिख लो कंट्री बी का। चलो इसको उल्टा करके लिखो तुम लोग, इसको उल्टा करके लिखो फॉर कंट्री बी। कंट्री बी एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम करवाएगा ए से। एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट फॉर कंट्री बी। इसका मतलब इसके घर डॉलर्स आएगा या जो भी करेंसी है वो, बीओपी इज पॉजिटिव, देयरफॉर सरप्लस। चलो बढ़िया, नम्रता क्लियर है ये? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल में दोनों बैंग ऑपोजिट है एक दूसरे का। आओ, फिक्स्ड में सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट देखना मत एक बार। फिक्स्ड कौन करता है, गवर्नमेंट, एंड फ्लेक्सिबल एमएफडीएस। आ जाओ, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट फिक्स करता है, एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट तुम्हारा मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट इंटरफियरेंस फिक्स्ड में यस होता है, होता है यस। और फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट का कंट्रोल एकदम भी नहीं होता, नो। इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो।
इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तुम लोगों को बताए थे लास्ट डे, फिक्स्ड पहले के जमाने में लोग फिक्स्ड क्यों रखते थे? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। याद है, कुछ एग्जांपल भी दिए थे हम शूज वगैरह का। हाँ, फ्लेक्सिबल में क्या होगा? हर समय चेंज होता रहेगा। अगर इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाए तो 2 महीना बाद, 2 महीना लिखा है ना, 2 महीना बाद कोई एक पार्टी अपने ट्रांजैक्शन को ऑनर नहीं करेगी तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाएगा। नाउ इमेजिन दिस ऑन अ लार्ज स्केल, तो पूरा वर्ल्ड खल्लास हो जाएगा फिर। तो लोग फिक्स्ड इसीलिए रखते थे ताकि फ्यूचर पेमेंट्स का हाई सर्टेनिटी रहे, क्योंकि कल जो एक्सचेंज रेट है आज भी वही रहेगा और कल को भी वही रहेगा। पर फ्लेक्सिबल में भाई हिसाब नहीं है कितना गिरे कितना बढ़े, तो यहां पे फ्यूचर पेमेंट्स का लेस सर्टेनिटी है। रिजर्व्स में आओ, फिक्स्ड तुम रख रहे हो अपना एक्सचेंज रेट, तो कुछ औकात होना चाहिए। बोले तो अपने लास्ट डे पढ़े थे, सेंट्रल बैंक के पास भारी मात्रा में पड़ा होना चाहिए गोल्ड, भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व्स होना चाहिए। आज तुम रेट बना दोगे कि भैया $1 इज 1 रुपी, और तुम यूएस के एक फ्रैक्शन में भी नहीं आते हो और इतना बड़ा तुम फिक्स एक्सचेंज रेट रख रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। अब नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल में नो सच रिक्वायरमेंट। स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट ऑफ कोर्स अपने को पता है, फिक्स्ड स्टेबल रहता है एंड फ्लेक्सिबल इज डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंज, इट कीप्स ऑन चेंज। चलो ओके, ओके यहां तक एक पार्ट कंप्लीट। अच्छा ठीक है, आओ तुम लोगों को खुश कर देते पहले, जो जो डिलीटेड है वो बताकर, ताकि नेक्स्ट क्लास तक अपने ओवर कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास इसका एमसीक्यूज भी साथ में क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ, छोटा है, छोटा चैप्टर है, 3 क्लास में ओवर, 2.5 क्लास में ओवर, एमसीक्यूज रिमेनिंग टाइम। यहां पे ये जो भी टॉपिक है लिख लो, रीड फ्रॉम कॉपी। तुम लोग को कॉपी में बढ़िया से बता देंगे, ये पूरा चीज नहीं आने वाला है अपने सिलेबस में। इन चारों चीजों का सिर्फ मीनिंग्स है, डिटेल में बात नहीं है उतना, ठीक है ना? तो रीड फ्रॉम कॉपी में लिखा दूंगा अभी। ये था थर्ड टॉपिक। हाँ, इसका तो थर्ड टॉपिक मैं बोल ही दिया हूं, रीड। फोर्थ में आओ, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट को लिख लो, रीड वंस। मतलब यू शुड नो द कॉन्सेप्ट एटलीस्ट। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में आओ, सप्लाई में भी सेम ये वाला पार्ट लिख लो, रीड वंस। सप्लाई वाले पार्ट में आओ, हाँ यहीं पे तो ऊपर में है ना, रीड वंस। उसके बाद कुछ नहीं है, ये सब कुछ ग्राफ व्राफ नहीं है तुम लोग के। हाँ, इसको 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 अपने भरेंगे, क्या पता इसको आज ही भर ले हम लोग, इसको अपने भरेंगे। ये फिफ्थ टॉपिक के ऊपर का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? फिफ्थ टॉपिक के ऊपर का बात, और फिफ्थ वाला को तो तुम लोग एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे। ये आएगा ही आएगा, लिख लो 5 to 6 मार्क्स। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे तुम लोग, फिफ्थ वाला हो गया, सिक्स्थ। ए बाबा रे, सिक्स्थ फॉरेन घूमने चला गया है। सेवेंथ को काट के यहाँ पे सिक्स्थ लिख लो। खैर लिख क्यों रहे हो, ये तो कटवाएंगे तुम लोग से हम, काट दो, 7 का 6 करके काट दो। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नॉट इन योर सिलेबस।
डेफिनेशन पढ़ा है, बस इसके अंदर का नहीं पढ़ना है अपने को, बस बढ़िया। आओ, सो आफ्टर दिस ह्यूज रिलीफ वी कम बैक टू द चैप्टर। ये सब हो गया अपना। ये बोले है क्या तुम लोग को, रीड फ्रॉम द कॉपी। आओ कॉपी निकाल लो। अब अभी कुछ देर कॉपी का काम रहेगा, तुम लोग को इजी लैंग्वेज में लिखा देंगे इन 4 टॉपिक्स के बारे में, 3 से 4। आओ लिख लो। फिक्स्ड, मैं फ्लो चार्ट बनवाऊंगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अच्छा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इसका वैल्यू में क्या क्या बदलाव आ सकता है? या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, राइट? ठीक है, तो इस हिसाब से 2 कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। पहला लिख लो डी वैल्यूएशन, डी वैल्यूएशन, और दूसरा लिख लो री वैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, कौन सा लग रहा है पॉजिटिव वर्ड है? रीवैल्यूएशन। और डीवैल्यूएशन का मतलब गिरना, खराब होना। अच्छा, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम में अपने को पता है एक्सचेंज रेट इज ऑलवेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर उस रेशियो को चेंज भी करना तो कौन चेंज करेगा? गवर्नमेंट चेंज करेगा। मान लो कल तक $1.30 था, एमएफडीएस इसको चेंज नहीं कर पाएगा। अगर गवर्नमेंट का मन करे तब मान लो वो उसको खुद से चेंज करेगा, मान लो $50 कर, ठीक है ना? तो यूं तो चेंज नहीं होता है, पर गवर्नमेंट चेंज कर सकता है इसको। अब डिवैल्यूएशन का सिंपल मतलब है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, अपना खुद का वैल्यू घटा देना, अपना खुद का वैल्यू घटा देना। आओ डेफिनेशन लिखते हैं इसका। रीवैल्यूएशन, सॉरी, डिवैल्यूएशन क्या है ये? फॉल इन द वैल्यू, fall in the value of domestic currency। fall in the value of domestic currency कौन करता है ये चीज? गवर्नमेंट करता है। by the government, by the government in fixed exchange rate system, by the government in fixed exchange rate system। तो इंडिया के हिसाब से देखे, व्हाट इज द डोमेस्टिक करेंसी? रुपीज, आईएनआर। तो जबरदस्ती गवर्नमेंट खुद से क्या करेगा यहां पे? अपना वैल्यू गिरा देगा। रीजन होगा, भारी रीजन है, आओ आएंगे। रिवैल्यूएशन में आओ, रिवैल्यूएशन में वो अपना इज्जत बढ़ा देता है। फॉल था यहां पे, तो यहां क्या लिखोगे? राइज, बस बाकी सब सेम। राइज इन द वैल्यू ऑफ domestic currency by the government in fixed exchange rate system। ये इसका मीनिंग हो गया। यहां फॉल होता है, यहां राइज होता है। अब आओ मैं समझाता हूं एग्जांपल देकर। चलो पॉइंट नंबर बी में आ जाओ। यहां पे प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, यहां पे प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ेगा, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ेगा। फॉरेन करेंसी विल बी एक्सपेंसिव टू परचेज, क्योंकि किसका वैल्यू घट रहा है? डोमेस्टिक करेंसी का। आईएनआर का वैल्यू घट रहा है तो डॉलर का नखरा बढ़ेगा, डॉलर का प्राइसेस बढ़ेगा। एग्जांपल के तौर पे लिख लो इसी में ही। पहले $1 था ₹50 मान लो, तो अब फिक्स रेट था, ठीक है ना? अब गवर्नमेंट क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट मान लो $1 इज ₹100 कर दिया।
फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या हो गया, राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। यहां पे तुम लोग खुद देखो ना, यहां पे किसका इज्जत कम हुआ है बताओ, आईएनआर का। जो डॉलर कल को तुम 50 रुपए में खरीदते थे, वही सेम डॉलर आज तुमको 100 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। मतलब डॉलर एक्सपेंसिव हो गया, डॉलर बहुत बढ़िया लेवल पे आ गया है, और हम लोग जानबूझ के अपने आईएनआर की वैल्यू को घटा दिए। ऐसा क्यों होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहां पे लिख लो, यहां पे इन द सेम मैनर क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीजेस। एग्जाम्पल में आते हैं, $1 पहले था 100 रुपया, अब वही $1 50 रुपए का हो गया, इतना सस्ता हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करता है। चलो तुम लोग को रिवैल्यूएशन समझ में आ रहा होगा, पर डिवैल्यूएशन करता है, दैट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। बोलो। सब कुछ फिक्स मान के चल रहे हो, ये किस लिए करता है गवर्नमेंट, आओ मैं समझाता हूं। एंड द सिंपल आंसर इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट। सिंपल आंसर इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्या होगा, सी में लिख लो, तुम जबरदस्ती अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े और इंपोर्ट्स घटे। मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, बोलो कंट्री ये चाहता है कि नहीं, कोई भी कंट्री हर समय चाहेगा एक्सपोर्ट्स वो ज्यादा करे और इंपोर्ट्स कम कर रहे। आओ देखते कैसे यहां पे ये काम हो रहा है, एग्जांपल देके। हम लोग का एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेगा, समझना। आज 500 रुपया का सामान है, पहले कितना डॉलर लगता था, 50 रुपया में $1। तो 500 रुपया का सामान अगर कोई हम लोग का खरीदेगा तो ही विल हैव टू पे $10। अनंत समझ में आया। एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, तो भाई यूएस वाला आदमी खरीद रहा होगा ना, तो यूएस वाला आदमी $10 देकर कितने का सामान खरीद लेगा, 500 का। अब 500 रुपया का सामान हम लोग बेच रहे हैं, 500 रुपया का सामान बेच रहे हैं, यूएस वाला कितना खर्चा कर रहा है, अब $5 खर्चा कर रहा है। यूएस वाला अब सिर्फ खर्चा कर रहा है $5, जहां कल वो खर्चा किया करता था उस सेम आइटम के लिए $10। तो बोलो यूएस वाला खुश होगा कि नहीं, यूएस वाला खुश हो जाएगा। यूएस वाला $10 देके खरीदा था 500 का आइटम, अब सिर्फ $5 देकर खरीद रहा है 500 का आइटम, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। फिर यूएस वाला विल वांट टू बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इंडिया, तो हम लोग ज्यादा बेच पाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। वही इंपोर्ट्स का बात करें अगर, आओ इंपोर्ट्स के केस में क्या हो रहा है, हम लोग बाहर से खरीद रहे हैं, हम लोग पहले $10 का सामान खरीदते थे, तो हमारा कितना लगता था रुपया, 500 रुपया लगता था। अब वही सेम आइटम खरीदेंगे, बोलो कितना लगेगा, $1000 लग जाएगा हमारा। वही सेम आइटम खरीदोगे, अब लग जाएगा $1000। तो विल यू वांट टू बाई, नो वी विल नॉट वांट टू बाई। तो इंपोर्ट्स इससे क्या डिस्करेज होगा, इंपोर्ट्स विल बी लेस। अब जिसको ये समझ नहीं आया पूछ लो। इंपोर्ट्स में उन लोग को कम करना पड़ेगा, मतलब वो लोग का खरीद रहा है इंपोर्ट्स में, एक तुम इंपोर्ट्स बोला था पहले, एक्सपोर्ट्स में हम लोग यहां से बेच रहे हैं, उन लोग हमसे खरीद रहा है, ठीक है बोलो। तो जैसे कि वो लोग कम प्राइस पे कर रहा है तो हम लोग उसका वैल्यू तो कम है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग अभी भी 500 रुपए का माल बेच रहे हैं। आज अगर मेरा फीस अगर 500 रुपया है, ठीक है, तो पहले मैं तुमसे कितना लेता था, $10। अभी भी मेरा फीस 500 रुपया है। वो तो गवर्नमेंट क्या ऊपर नीचे कर दिया फॉरेन एक्सचेंज रेट,
उससे मेरा 500 में थोड़ा कोई फर्क आएगा। मेरे को तो पहले भी 500 मिल रहा था, मेरे को क्या है, अभी भी 500 ही मिलेगा, है कि नहीं? आई एम तो ऑलरेडी हैप्पी, 500 आ रहा है मेरे पास। पर अगला जो यूएस वाला सिटीजन है, ही विल बी मोर हैप्पी। क्यों? बिकॉज उसको मेरे से पढ़ने के लिए पहले देना पड़ता, $10 पे करना पड़ता था, अभी वो पे कर रहा है $5। समझ में आ रहा है? डोमेस्टिक मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा अभी बताए ना, हम पहले भी 500 कमा रहे थे हम अपना पढ़ाई को बेचकर, और अभी भी 500 कमा रहे हैं। पर वो जो स्टूडेंट है यूएस का, वो खुश हो जाएगा। और कुछ पूछना है तो पूछो इसमें, जो भी डाउट है मन में, बिकॉज ये तुम लोग के आगे भी काम आएगा लाइफ में, नॉट की 12th की बात भूल जाओगे। तो देयरफॉर बीओपी, बोलो बीओपी क्या होगा यहां पे? सरप्लस, नेगेटिव, सरप्लस। बीओपी इज सरप्लस, बिकॉज एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है ना, डॉलर्स बहुत सारा आएगा बाहर से और इंपोर्ट्स कम हो रहा है। तो समझ में आ रहा है क्यों अपने अब जानबूझ के अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ताकि देश का तरक्की हो। अब यहां पे ज्यादा होशियार चंद बनने का ट्राई करोगे तो बीओपी खराब हो जाएगी। यहां पे क्या होगा तुम्हारा? एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगा एंड इंपोर्ट्स विल इंक्रीज। यूएस का से मतलब नहीं है, अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। यहां पे उल्टा लिख लो तुम लोग, पहले 500 रुपया का सामान अपने बेचते थे तो अगला $5 पे करता था। अब अपने 500 का सामान बेच रहे हैं तो अगले को क्या करना है? $10 पे करना होगा यूएस वाले को। वो करेगा क्या? नहीं, वो नहीं करेगा, वो डबल रुपया नहीं देगा सेम प्रोडक्ट के लिए, तो वो कम मंगाएगा हम लोग से, तो हम लोग कम एक्सपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट्स में भी ऑपोजिट लिख लो। अब हमारे लिए यूएस का कुछ चीपर पड़ जाएगा। पहले $10 के लिए हम लोग को $1000 पे करना पड़ता था, अब उसी $10 के प्रोडक्ट के लिए हम लोग को सिर्फ ₹500 पे करना है। तो विल बाई फिरंगी गुड्स, इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा एंड फाइनली हम लोग के देश का बीओपी डेफिसिट खतरे में पड़ जाए। नहीं करे भाई, जनरली नहीं करता है ये चीज, नहीं करता है। रीजन कुछ नहीं है, बस रीजन इसका है कि इन लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा। तुम लोगों को बताए थे कोई क्लास में शायद हम, कि चाइना जो है, या तो सीबीएसई वाले को बताए थे क्या हम? हाँ, चाइना हमेशा क्या कर रहा है? डिवैल्यूएशन करते जा रहा है। चाइना अपना करेंसी का इज्जत को जानबूझ के घटाते जा रहा है, ताकि पूरा पूरा क्या बोलते हैं, ग्लोबल सारे कंट्रीज क्या करे? सिर्फ चाइनीज गुड्स ही करे। जिम्बाब्वे, वो तो अलग चीज है, वो तो डोमेस्टिक करेंसी से मतलब है उसका, वो तो उसका डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू है वो खत्म होते जाएगा। दैट इज नॉट डिवैल्यूएशन, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से बात होता है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। ये तो गवर्नमेंट खुद से जानबूझ के फॉरेन करेंसी के हिसाब से अपना करेंसी का इज्जत घटा देता है। तुम जो जिम्बाब्वे का बात कर रहा है, उसको वो फॉरेन करेंसी को सोच के कुछ नहीं सोचा, वो बस सोचा मैं दिन रात अपना नोट्स प्रिंट करूंगा ताकि गरीबी मिटा सकूं। चलो आओ बोलो फिर, व्हाट इज डिवैल्यूएशन? डिवैल्यूएशन रेफर्स टू fall in the value of domestic currency by the government in fixed exchange rate system। सिंपल सा चीज है, क्या होता है वो? fall in the value किसका? डोमेस्टिक करेंसी का। कौन करता है? गवर्नमेंट। कहां पे करता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो सारी चीजों का जवाब दे देना, बस हो गया। नेक्स्ट आओ रिवैल्यूएशन में, बोलो। Revaluation refers to rise in the value of domestic currency by the government in the fixed exchange rate system। अब आ जाओ फ्लेक्सिबल में। हाँ, लिख लो फ्लेक्सिबल, नहीं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम।
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। वहां पे अपने दो कॉन्सेप्ट्स क्या देखे थे? डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। यहां पे आओ, यहां पे बोलोगे बबुआ डेप्रिसिएशन, एंड उसका ऑपोजिट होता है अप्रिसिएशन। और यहां पे नेगेटिव वर्ड लग रहा होगा डेप्रिसिएशन। चलो आओ, डेफिनेशन मोटा मोटी सेम रहेगा, बस रिजल्टिंग कॉज अलग रहेगा, बिकॉज ये क्या है? फ्लेक्सिबल। डिवैल्यूएशन का पहला लाइन था फॉल इन द वैल्यू, यहां भी लिख लो। डेप्रिसिएशन में फॉल इन द वैल्यू ऑफ क्या था? डोमेस्टिक करेंसी। फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वहां था बाय द गवर्नमेंट, यहां पे वो फ्लेक्सिबल है, बाय एमएफडीएस। वहां गवर्नमेंट था, यहां एमएफडीएस, बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द वेयर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। बस एकदम इजी है, इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अप्रिसिएशन में खुद से लिख लो, अप्रिसिएशन में खुद से लिख लो राइज। ऑनलाइन वालों कहीं भी डाउट हो तो बताना। In the flexible exchange rate system, fall and rise. डेप्रिसिएशन किससे सिमिलर लग रहा है तुम लोग को? डिवैल्यूएशन से। तो बी में लिख लो सेम एज डिवैल्यूएशन। तो तुम लोग को पॉइंट्स लिखने से बचा रहे हैं, रीजन अलग है बोल के। जो बाकी सारा पॉइंट्स है सब सेम रहेगा तुम्हारा, सब सेम रहेगा। और यहां पे आओ, अप्रिसिएशन का सारा पॉइंट्स, पूरा कॉन्सेप्ट ही इवन सेम एज रीवैल्यूएशन। तो डिफरेंस क्या है? एक में गवर्नमेंट खुद पांव पे कुल्हाड़ी मारता है, और एक में लोग कुल्हाड़ी मारते तुम्हारे पांव पे, है ना, बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और यहां पे गवर्नमेंट क्या करता है? खुद अपने आप को बढ़ाता है जबरदस्ती, और यहां पे लोग देश के करेंसी के वैल्यू को बढ़ाते हैं। बस यही चीज है। गवर्नमेंट रूल पास कर देता है रिवैल्यूएशन में। यहाँ पे तो डिमांड सप्लाई से ही होगा ना। अगर रुपीस का डिमांड बढ़ते जाएगा मान लो, तो रुपीस का इज्जत बढ़ेगा यहाँ पे, है ना। ये बताओ, तो रुपीस का इज्जत बढ़ना होता है क्या? हाँ या नहीं होगा? ना होगा कि नहीं? ना होगा कि नहीं? हाँ, यस। यहां पे रुपीस का इज्जत बढ़ रहा है। पहले यू वांटेड टू बाय $1, तुमको 100 रुपए पे करना पड़ता था। अब टू बाय द सेम थिंग तुमको सिर्फ 50 रुपए पे करना पड़ता है। मतलब रुपया का इज्जत बढ़ गया। ये मत सोचो कि यार घटता हुआ वैल्यू दिख रहा है तो रुपया का वैल्यू घट गया है, नहीं, यहां इज्जत बढ़ गया है काफी। नम्रता क्लियर है? चलो बताओ फिर क्या चार कॉन्सेप्ट देखे अपने। पहला डिवैल्यूएशन, दूसरा रिवैल्यूएशन, तीसरा था डेप्रिसिएशन, फिर था एप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन किससे सिमिलर है? रिवैल्यूएशन से। डिवैल्यूएशन किससे सिमिलर है? डेप्रिसिएशन से। मेरे को बताना तुम लोग, 200 रुपीज इज इक्वल टू $4,
और अब हो गया है 200 रुपीज इज $5। डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रहा है? डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग हो रहा है। चलो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कैसे बता? पहले 200 रुपया दिला पाता था सिर्फ $4, अब वही 200 रुपया दिला पा रहा है $5। इसका मतलब रुपया स्ट्रांग हो रहा है, रुपया का वैल्यू बढ़ रहा है, इज्जत बढ़ रहा है। क्या हो जाएगा ये? या तो होगा रीवैल्यूएशन या तो एप्रिसिएशन। ऑलवेज किसका? इन द डोमेस्टिक करेंसी का बात करेंगे, ठीक है। अगर तुमको बेटर वे में समझना है, एग्जाम में क्या करना, 1 के लेवल पे लेके आना, यूनिटी के लेवल पे लेके आना। लाइक यहां $1 क्या दिख रहा है अपने को? 50 रुपीज दिख रहा है ना। डिवाइड कर दो बस, $1 इज 50 रुपीज दिख रहा है। यहां $1 5 से डिवाइड कर दो, क्या हो रहा है? 40 रुपीज हो रहा है। दिस इज अ सिंपल केस ऑफ रिवैल्यूएशन अप्रिसिएशन। जब भी किसी को समझ नहीं आए तो पूछ लो, आगे नहीं बता पाएंगे। आयुष पूछना है कुछ? उत्प्लक्ष क्या पूछना है? समझ में आ गया ये? नेक्स्ट बताओ। 1 पाउंड का था पहले 75 सिंगापुरी डॉलर, अब 3 पाउंड का हो गया 150 सिंगापुरी डॉलर्स। सिंगापुरी डॉलर स्ट्रांग हो गया है। डोमेस्टिक, हाँ ठीक है, मतलब वही पूछे कौन सा स्ट्रांग हुआ है यहाँ पे। तुम लोग एग्जाम में कैसे करोगे, समझना, एग्जाम में कैसे करोगे, सबको ले आओगे 1 के लेवल पे। यहां 1 का लेवल ऑलरेडी है, इसको कर लो 1 के लेवल में कन्वर्ट। $1 फिर क्या हो जाएगा? 3 को डिवाइड कर दोगे, 50 सिंगापुरी डॉलर। पाउंड पहले क्या ज्यादा डॉलर्स खरीद पाता था, वही पाउंड कम डॉलर्स खरीद पा रहा है। इसका मतलब डॉलर्स का इज्जत बढ़ गया, सिंगापुरी डॉलर यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है। तो डेप्रिशिएट क्या हो रहा है फिर? पाउंड्स, ठीक है ना। ऐसे अपने को समझना है, ठीक है। आ जाओ बच्चों, कॉपी में आ जाओ, रिटर्न मटेरियल में रिटर्न आ जाओ। कम टू द मटेरियल देन। I saved you from reading this and learning this as well. यहां पे आओ बच्चों, लेट्स टेस्ट यू गाइस। आओ, यहां डोमेस्टिक का बात नहीं करेंगे, यहां पे बोलेंगे अपने एक अप्रिशिएट कर रहा है, एक डेप्रिशिएट कर रहा है। हु विल बी द लकी 4 वंस जो इसका जवाब देंगे? अंकुश, तुम पहला वाला बताओ मेरे को, कौन सा करेंसी अप्रिशिएट, कौन सा डेप्रिशिएट कर? आराम से टाइम लो। ये डॉलर है, ये पाउंड है। हाँ, पाउंड डेप्रिशिएट कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। पाउंड अप्रिशिएट कर रहा है और डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है। तुम लोग बताओ सही है कि नहीं है? $2 पहले $3 दिला रहा था, अब 2 पाउंड अपने को दिला रहा है $4। जहां दिला था $3, वहां दिला रहा है $4। तो पाउंड अपने को ज्यादा डॉलर्स दिला रहा है। यस, पाउंड अप्रिशिएट होगा और डॉलर्स डेप्रिशिएट होगा। नेक्स्ट, अनंत तुम बताओ, बी वाला ट्राई करो, आराम से चिल। एक हिंट बताए थे, उसको भी यूज कर सकते हैं अपने। बाकी लोग भी सोच सकते हो, जवाब मत देना। तुम उसको कन्वर्ट करो 1 के लेवल में। डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है और रुपीस डेप्रिशिएट कर रहा है। आओ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। पहले ये रेट था, अब ये रेट है। कन्वर्ट करो, $1 का रेट क्या हो गया अभी? 50 रुपया। और यहां पे $1 का रेट 100 रुपया से कम है, मतलब 50 रुपया तो नहीं है। कितना हो जाएगा ये?
47.5। तो क्या हो रहा है, पहले डॉलर खरीद रहे थे अपने तो कम रुपया दे रहे थे, अब वही डॉलर खरीदने के लिए अपने ज्यादा रुपया दे रहे हैं। किसका इज्जत कम हो गया है? आईएनआर का, रुपीस का। यस, बिल्कुल सही। तो डॉलर्स अप्रिशिएट कर रहा है और रुपया का वैल्यू घट रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। चलो नेक्स्ट, अन्योश, ये वाला बोलना। दिस माइट बी इजी। क्या रुपया का इज्जत कम हो रहा है मतलब रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है। रुपया तुम बोल रहा है डेप्रिशिएट कर रहा है, तो पाउंड्स अप्रिशिएट। मेरे को बताओ अप्रिशिएट क्या कर रहा है? रुपीज अप्रिशिएट हो रहा है तुम्हारे हिसाब से, तो पाउंड्स डेप्रिशिएट हो रहा है। व्हाट अबाउट यू गाइस? उल्टा होगा, सही होगा। देखो, 1 पाउंड तुमको 60 रुपया दिला रहा था, और इसमें क्या था, 1 पाउंड तुमको 70 रुपीज दिला रहा था, और अब क्या हो गया, 1 पाउंड तुमको 60 रुपया दिला रहा है। मतलब ऐसे समझो, अपने तो इंडिया के हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पे, 70 रुपया पे करके यू बॉट 1 पाउंड। अब वही पाउंड खरीदने के लिए अपने कम रुपया पे कर रहे हैं, मतलब रुपया स्ट्रॉन्गर हो गया है। रुपया अप्रिशिएट करेगा, रुपया अप्रिशिएट करेगा, एंड फिर पाउंड क्या है, डेप्रिशिएट कर रहा है। चलो नम्रता तुम बताओ। ओ, पहले से रेडी हो। सिंगापुरी डॉलर से भाई दबाई है। हाँ, क्या बोली यहाँ पे, अप्रिशिएट क्या कर रहा है? रुपीज तुम बोल रही हो अप्रिशिएट कर रहा है, एंड सिंगापुरी डॉलर डेप्रिशिएट। डू यू गाइज अग्री? साहस, आराम से सोचो कि भाई 52 रुपीज तुम पे करके $1 बाई करते, और अब वही डॉलर बाई करने के लिए तुमको 50 रुपया पे करना पड़े, कम रुपया पे करना पड़ रहा है। मतलब रुपया का इज्जत बढ़ गया, रुपया अप्रिशिएट कर रहा है। यस, करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही में नाम। चलो ओके, क्लियर था ये चीज। अब इसमें आ जाओ, ये भी अपने पढ़ चुके हैं, इन्फ्लुएंसेस वगैरह भी पढ़ चुके हैं, इतना डिटेल में इसको देखना ही नहीं है अपने को। अब डिफरेंसेस में आओ। डिफरेंसेस कितना दिया है, 3 डिफरेंस दिया ना अपने को। देखो, डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन, ये सेम ईआरएस में था कि नहीं? यस, सेम ईआरएस में था। तो ये फ्लेक्सिबल के 2 बच्चे हैं। ये वाला डिफरेंस कम आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये वाला है। कोई बोल सकता है क्यों? क्योंकि ये सेम सेम चीजें हैं, दोनों सेम चीजें हैं, तो इसमें डिफरेंसेस क्या होगा वो जानना बहुत जरूरी होता है। एक फिक्स्ड का है, सॉरी, एक फिक्स्ड का है तो एक फ्लेक्सिबल का है। एक में चेंज कौन लाता है, गवर्नमेंट, और एक में चेंज लाता है एमएफडीएस। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। मीनिंग अपने को याद है, अकरेंस, डेप्रिसिएशन कैसे होता है भैया, एमएफडीएस। डिवैल्यूएशन कौन करता है, गवर्नमेंट। डेप्रिसिएशन होता कहां है, फ्लेक्सिबल में, और डिवैल्यूएशन होता कहां है, फिक्स्ड में। एकदम सिंपल। अब वैसे ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस किसके बीच में देखेंगे हम लोग, अप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन के बीच, बिकॉज दोनों कहता है सेम ही चीज, बस अंडरलाइन रीजन डिफरेंट है। चलो ये हो गया, अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, और डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन। अप्रिसिएशन अरे नहीं, मैंने उसका डिवैल्यूएशन और इसका अप्रिसिएशन नहीं। ठीक है, आओ चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं अपने, क्या है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड में आओ। फॉरेन एक्सचेंज समझ के चलना डॉलर्स है। तुम लोग डॉलर्स का डिमांड क्यों करोगे, सोचो। इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, क्या सही है? इंपोर्ट करने के लिए।
अपने डॉलर्स का डिमांड करते हैं ताकि अपने सामान खरीद पाए बाहर का, बिकॉज अपने को उनको तो डॉलर्स में पे करना पड़ेगा ना, तो पहले डॉलर्स तो हो हमारे पास। वी डिमांड डॉलर्स सो दैट वी कैन स्पेंड इट। बोलो क्या बोला मैंने? वी डिमांड डॉलर्स सो दैट वी कैन स्पेंड इट। तो डिमांड फॉर डॉलर्स के पास लिख लो आउटफ्लो। आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स। एज क्रेजी एज इट माइट साउंड, तुम डिमांड कर रहे हो डॉलर्स का, लगेगा कि इनफ्लो आ रहा है डॉलर्स का, पर एक्चुअली क्यों अपने डिमांड कर रहे हैं? ताकि अपने स्पेंड कर सके। स्लैश देके लिख लो स्पेंड डॉलर्स। समझना इस चीज को, बिना ये समझे आगे मत बढ़ना। देखो लॉजिकली अपने क्या सोचते, कोई चीज का डिमांड करते हैं तो अपने पास वो आता है ना, तो लगता है कि इनफ्लो होगा, सही बात है एकदम। पर अपने क्यों इसका डिमांड कर रहे हैं? ताकि अपने इसको बाहर बेच सके, दे सके इसको बाहर, तो आउटफ्लो होगा। थिंक अबाउट दिस। इंपोर्ट्स, जब तुम इंपोर्ट कर रहे हो तो डॉलर्स कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है, देश से डॉलर्स बाहर जा रहा है। क्या हो गया? आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स। जब तुम टूरिज्म करते हो, तुमको पकड़ लो यूएस जाना है, तो तुम डॉलर्स का डिमांड करोगे ताकि तुम क्या कर सको? वहां पे स्पेंड कर सको, तो आउटफ्लो होगा डॉलर्स का। नेक्स्ट आओ, तुमको ट्रांसफर करना है पेमेंट्स को अब्रॉड। पकड़ लो भाई बाहर पढ़ने गया, जॉब करने गया, हम लोग को लगा कि हम लोग को रुपया भेजेगा, पर क्या हो रहा है? हम लोग को यहां से उसको डॉलर्स भेजना पड़ रहा है। ट्रांसफर पेमेंट्स याद है क्या था? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, बिना मेहनत के जो हम लोग भेजते हैं। अनीश क्लियर है ये? तो इसके लिए भी अपने पास डॉलर्स तो होना चाहिए पहले। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। आज पकड़ लो मुकेश अंबानी को, पकड़ लो 1 बिलियन डॉलर्स का लैंड खरीदना है न्यूयॉर्क में, 1 बिलियन डॉलर्स का। तो पहले मुकेश अंबानी क्या करेगा? पहले डिमांड करेंगे, डॉलर्स का डिमांड करेंगे ताकि क्या कर सके? स्पेंड कर सके, है ना? आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स। स्पेक्यूलेशन, यू नो व्हाट स्पेक्यूलेशन? बेटिंग लिख लो यहां, बेटिंग। अपने को पता है डॉलर्स का प्राइस ऊपर नीचे होता है। तुम डॉलर्स का डिमांड यहां पे कर रहे हो बिकॉज तुमको लग रहा है डॉलर्स का प्राइस क्या है, फ्यूचर में बढ़ेगा। लाइक पकड़ लो तुम लोग क्या, अभी बहुत सारा डॉलर्स खरीद के रख लिया, बहुत सारा डॉलर्स, किस होप में? कि बाद में क्या पता ये 93 हो जाए। इन्वेस्टमेंट हो गया ये। पर इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट तुम करता है नॉट एज अ बेटिंग के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट तुम करता फॉर अ लॉन्ग टर्म। पर यहां तुम्हारा सोल मोटिव क्या होगा? नॉट इन्वेस्टमेंट बट टू प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, इसके लिए भी अपने डॉलर्स का डिमांड करती है। नेक्स्ट आओ, अगर तुमको फॉरेन कंट्री को लोन्स देना है तो रुपया लेगा क्या वो हम लोग से? नहीं, क्या लेगा? डॉलर्स। तो डॉलर्स होना चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट, हम लोग फॉरेन कंट्री से लोन लिए हुए थे पहले, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? रीपे कर रहे हैं लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। हाँ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो बोलो, डिमांड फॉर डॉलर्स क्या इनफ्लो होता है क्या? नहीं, क्या होगा वो? आउटफ्लो, वो हो जाएगा आउटफ्लो। आज जैसे पकड़ लो मुकेश अंबानी का बात किए, मुकेश अंबानी 1 बिलियन डॉलर्स खर्चा करके न्यूयॉर्क में लैंड खरीद रहा है, तो जरूरी नहीं है कि मुकेश अंबानी के घर में 1 बिलियन डॉलर्स पहले कैश आएगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि मुकेश अंबानी के बैंक में 83 बिलियन डॉलर रुपीज, मुकेश अंबानी के बैंक में क्या हो? 83 बिलियन रुपीज उसके बैंक में हो। ठीक है, क्या होगा? आरबीआई खुद से क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा दोनों को, है ना?
बीच में कुछ काटेगा, हाँ 84 पकड़ लेते चलो, तो कट कुटा के कन्वर्ट हो जाएगा वो चीज, ठीक है। आओ, ओके, इस क्वेश्चन में आओ, इसको टिक मार लो। बस जो जो जगह टिक करवा रहे हैं, मार्क करवा रहे हैं, सिर्फ वही पढ़ना है अपने को। नहीं है क्या ये? वो तो नया डाले इसमें, ये ग्रुप में इसका तुम लोग को भेज देंगे फोटो एक हम, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स द सेम? नो। इसका मतलब क्या हो गया, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड, सिंपल मतलब हमारे देश में जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसका डिमांड। ये डिमांड कौन कौन कर सकते हैं? डोमेस्टिक लोग भी कर सकते हैं, फॉरेनर्स भी कर सकते हैं। पर किसका डिमांड कर रहे हैं वो? हमारे बनाए हुए गुड्स का, मेड इन इंडिया गुड्स का। और इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स। हाँ, इंडियंस डिमांड कर रहे हैं गुड्स का, इंडियंस डिमांड कर रहे हैं गुड्स का। अब वो गुड्स इंडिया का भी हो सकता है, वो गुड्स फॉरेन का भी हो सकता है। आयुष क्लियर है ये? सो हाँ, नो, ठीक है। नेक्स्ट आओ सप्लाई में, सप्लाई में आ जाओ। बस ये लास्ट अपने देखेंगे, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आ जाओ। मेरे को बताओ, डॉलर्स का सप्लाई करेगा कौन? आरबीआई करेगा। बाहर से जिसके पास डॉलर्स है वो करेगा। किसके पास डॉलर्स है? यूएस वालों के पास डॉलर्स है, ठीक है ना। यूएस वाले ही क्या है, सप्लाई कर सकते हैं डॉलर्स का। जब यूएस वाले डॉलर्स बेचेंगे तब हमारे पास आएगा। आरबीआई भी डॉलर्स कब खरीदेगा? जब यूएस वाले उसका सप्लाई करेंगे। तो यहां लिख लो इनफ्लो, इन लो, इनफ्लो ऑफ डॉलर्स। यहां लिख लो इनफ्लो ऑफ डॉलर्स। बाइंग बाई डॉलर्स नहीं, बाइंग नहीं, गलत। देखो, यहां पे डॉलर्स बाई नहीं करे थे क्या, बताओ तो। यहां करे थे डॉलर्स बाई, हम लोग यहां कर रहे थे बिकॉज हम लोग को पेमेंट करना था। हाँ, डोमेस्टिक करेंसी बेचेंगे हम, फॉलो करना। आज कोई बाहर से टूरिस्ट इंडिया में आए, समझो इस चीज को, बाहर से टूरिस्ट आ रहा है इंडिया में, तो इंडिया में वो अपने साथ क्या ला रहा है? डॉलर्स ला रहा है। समझ में आया? एक्सचेंज करेगा। आओ देखते हैं क्या है। माने डॉलर्स इंडिया में कैसे कैसे आ सकता है वो देखना है अपने को। सबसे प्राइम कैटेगरी है डॉलर्स का इंडिया में आने का, क्या? एक्सपोर्ट्स। इंडिया वाले बाहर बेचेंगे सामान और हमारे पास डॉलर्स आएगा। टूरिज्म, बाहर वाले इंडिया में आएंगे, अपने साथ वो डॉलर्स भर्ती करके आएंगे, लेके आएंगे। नेक्स्ट, रेमिटांसेस फ्रॉम अब्रॉड। रिश्तेदार तो कभी नहीं भेजेंगे। अपना कोई भाई बहन हो वहां कमाई कर रहा हो वो अलग बात है। यहाँ पे क्या है, भाई बहन बाहर जॉब कर रहे हैं, वहां से डॉलर्स भेज रहे हैं हमारे घर। क्या है? रेमिटांसेस फ्रॉम अब्रॉड। ये वही हो गया ट्रांसफर पेमेंट्स, फ्री का माल। परचेज ऑफ एसेट्स कहां पे? इन इंडिया, होम कंट्री। आज गूगल, गूगल खरीद रहा है भाई नाला सुपारा में लैंड, $1 बिलियन का लैंड खरीद रहा है। सुंदर पिचाई आएंगे वहां पे। तो वो जब लैंड खरीद रहा है तो अपने साथ क्या लाया इंडिया में? $1 बिलियन। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या था? बेटिंग, सट्टाबाजी। नेक्स्ट, बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, सिंपल। फिर फॉरेन कंट्रीज हम लोग का लोन्स रीपे कर रहे हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया बच्चों, कि जहां सप्लाई का बात करोगे, सप्लाई ऑफ डॉलर्स का सिंपल मतलब है डॉलर्स इंडिया में आ रहा है। एक और चीज बना के लिख लो तुम लोग, यहां पे लिख लो डॉलर प्लस, जैसे अपने पीओपी वगैरह में लिखते थे डॉलर प्लस, और वहां पे लिख लो डॉलर माइनस। तो इससे क्या विजुअली अपने को क्लियर रहता है क्या चीज क्या है।
यहां से अपने नेक्स्ट डे स्टार्ट करें। चलो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे दादा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। उतना बड़ा क्लास नहीं होगा नेक्स्ट क्लास, पर उसको बड़ा बना देंगे अपने क्या करके, एमसीक्यूज करके। चलो उसके बाद वॉल्यूम 1 होगा। टेक केयर बच्चों, सी यू, टाटा।